हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओरिजिन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका सेकंड लेक्चर। एंड जहां तक मुझे याद है हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका था विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, काफी लंबी वीडियो थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके पहले उसको देख लीजिए। प्रोनाउन हमने स्टार्ट कर लिया था, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम पढ़ चुके थे। अब हमको देखना था क्या, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। आज की जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। द रीजन इज, रूल्स ऑफ प्रोनाउन होता क्या है? सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू हमको पता चलता है कि किस जगह पे हमको किस टाइप का प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, किस टाइप का प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। एंड एनडीए में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्वियसली 5 नंबर के एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन बनेंगे कैसे? वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? ये जो रूल है उसे जस्ट उल्टा यूज कर दिया जाएगा प्रोनाउन को, एंड हम उस एरर को कब कैच कर पाएंगे? जब हमको ये सारे रूल्स पता होंगे। इसलिए आज का जो हमारा सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने मेन आज के टॉपिक पे ही आ जाते हैं कि आज जो हमको पढ़ना है वो है ओके, रूल्स ऑफ प्रोनाउन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला रूल। तो पहला रूल जो हमारा है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। क्लियर? हमारा जो पहला रूल आज हम देखने वाले हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको याद आ रहा होगा क्या होता है? जब भी हम वर्ब के साथ, फॉर एग्जांपल यू में सेल्फ जोड़ देते हैं, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, इस टाइप के जो प्रोनाउंस होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये जो रूल है, इस रूल में हम देखने वाले हैं कि किस जगह पे हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन को आप साइड में रखिए। कुछ कॉम्प्लेक्स भाषा में इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन एंड ऑल। अभी उस पर ध्यान मत दीजिए। सिंपल सा सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स का आपको लिस्ट दिखाता हूं। अक्विट, एब्सेंट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, यहां पे कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप देख लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन वर्ड्स का। ओके, ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत वर्ड है, यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूं। जब इस टाइप के वर्ड्स आते हैं तब होता क्या है कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, एंड ये जो काम मैं कर रहा हूं वो मैं खुद के लिए कर रहा हूं, तब हमको यूज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को सजा दे रहा हूं, अगर मैं किसी को पनिश कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? पनिश कर रहा हूं। तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? मैंने उसे पनिश किया। अगर वो पनिशमेंट मैं खुद को दे रहा हूं तो सेंटेंस कैसा बनेगा? मैंने खुद को पनिश किया। तो यहां पे ये जो खुद है ना वो माई सेल्फ हो जाता है। किस तरीके से हमारा यहां पे सेंटेंस बनेगा? अगर मैं किसी और को पनिश कर रहा हूं तो वो क्या होगा? आई पनिश्ड हिम, नॉट हिमसेल्फ। मैंने उसे पनिश किया, तो यहां पे क्या आया? आई पनिश्ड हिम। बट अगर मैं खुद को पनिश करूं तो यहां पे क्या आएगा? आई पनिश्ड माई सेल्फ। अब देखिए, ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होगा, ये सबके साथ होगा। यही यहां पे लिखा गया है कि जब सब्जेक्ट, वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो जब उस एक्शन का रिसीवर हो जाता है, उस वर्ब का रिसीवर हो जाता है, तब हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यू शुड अवेल योर सेल्फ। अब देखिए, अवेल का मतलब क्या होता है? एक बार इस लिस्ट में आप यहां पे देखिए, लाभ। तुम्हें खुद का लाभ कराना चाहिए, खुद का वर्ड यहां पे यूज हुआ है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा बनाऊं कि तुम्हें दूसरों का लाभ कराना चाहिए, तुम्हें उसका लाभ कराना चाहिए, तो सेंटेंस यहां पे क्या बनता? यू शुड अवेल हिम। हिमसेल्फ नहीं बना, क्योंकि अवेल किसको कराना चाहिए? किसी दूसरे आदमी को कराना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? मैं किसी दूसरे आदमी को लाभ कराऊं, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज नहीं करेंगे। मैं अगर खुद को लाभ कराऊं, वो अगर खुद को लाभ कराए, मीन सिंपल सा है, जिस भी सेंटेंस के ट्रांसलेशन में खुद को आ रहा है वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव यूज कर देना है। क्लियर? ही हिमसेल्फ, उसने खुद को। शी हिमसेल्फ, उसने खुद को। दे देमसेल्फ, उन्होंने खुद को। तो जहां पे खुद को वर्ड आया वहां पे आपको क्या यूज कर देना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? डेफिनेशन काफी कॉम्प्लेक्स था, बट यही है जो है इस रूल का मतलब। यू शुड अवेल योर सेल्फ। They enjoyed themselves when during summer vacation.
द फॉर्मर डीएम एक्विटेड हिमसेल्फ। अब यहां पे डीएम ने किसको एक्विट किया? खुद को एक्विट किया, तो हमने क्या यूज किया? हिमसेल्फ। अगर डीएम किसी तीसरे आदमी को करता, किसी दूसरे आदमी को करता, तो हम यहां पे यूज करते हिम, ही, जो भी हमको करना का होता वो हम यूज करते। बट यहां पे जो एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर कौन है? सब्जेक्ट खुद है। सब्जेक्ट यहां पे क्या है? चलिए एक बार मैं थोड़ा ब्रेक भी कर देता हूं ताकि लैंग्वेज की भाषा में समझ आ जाए। हमारा सब्जेक्ट कौन है? डीएम। हमारा वर्ब क्या है? एक्विट करना। एक्विट किए किसे किया जा रहा है? डीएम को। डीएम क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? एक्विट है। एक्विट किसे किया जा रहा है? वर्ब के सब्जेक्ट को। तो हमने क्या यूज किया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? यही ये डेफिनेशन कहता है, यही ये रूल कहता है। एंड इस रूल को देखिए, जितने भी रूल्स आज मैं आपको बता रहा हूं उन सबको आप नोट करते चलिए। पीडीएफ मिलेगा, डेली मिलेगा, बट हर बार स्क्रीन आपको ओपन नहीं करना है, उतनी इफेक्टिव पढ़ाई होती नहीं है। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा, मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आप देख सकते हैं। और भी वीडियोस वहां पे डलेंगे स्टडी टिप्स रिलेटेड, सो नोट करते चलिए, आज अब बहुत बेटर चीज होगा, आपको याद भी होते जाएंगे रूल्स। तो ये हमारा सिंपल सा पहला रूल था। एंड ये वर्ड्स भी एक बार आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सिंपल सा चीज है, जहां पे खुद को आया वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर देना है। नेक्स्ट हमारा रूल होता है रूल नंबर 2, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज रिफ्लेक्सिवली। अब ये जो रूल है, ये जो रूल 2 है, ये क्या है? ये एक्सेप्शन है रूल 1 का। ये रूल 1 का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड, ये जो हमारे वर्ब्स हैं, इनमें इनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल, यू शुड कीप योरसेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज, ये गलत है। यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, ही हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। ही हिड हिमसेल्फ अंडर द रूम, ही हिड अंडर द रूम। ओके, सो ये जो कुछ वर्ड्स हैं, इनके अंदर में ही मतलब छुपा है कि ये काम तुम खुद के साथ कर सकते हो। क्वालिफाई उसने किया, ही हैज क्वालिफाइड, हाँ क्वालिफाई वो हो चुका है। इसके साथ क्या हिमसेल्फ, जरूरत नहीं है, फालतू का ये ओवर वो हो जाएगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज। अब देखिए हिंदी में ही अगर मैं ट्रांसलेट करके इसको पढ़ूं कि तुम बुरे बच्चों से बच के रहो, इसको मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि तुम बुरे बच्चों से खुद से बच के रहो, तो वो जम नहीं रहा है। तो देखिए कई बार क्या है, ट्रांसलेट करने से भी हमारे लिए आसान हो जाता है। सो बस ये रूल ये कहता है कि ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ कभी हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। तो क्या करना है आपको? ये सारे वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। रूल आप नोट करते चल रहे हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 3, a reflexive pronoun cannot act as a subject or object of a verb unless it is preceded by a noun or pronoun blah 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 blah, जो भी लिखा है ध्यान मत दीजिए, ना ही याद करना है, लिखना है तो लिख लीजिए। सिंपल सा हमारा काम है, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, हम आपको सिंपली बता रहे हैं। इस रूल का कहना यह है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं यूज करना है। सिंपल, सबसे सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, किसी भी सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। तो यहां पे आपको 2 सेंटेंस दिख रहे हैं, माई सेल्फ, माई सेल्फ। देखते ही ये गलत हो गया। रीजन इज, आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, ये भी नहीं कर सकते। राज विल डू इट फॉर मी एंड माई सिस्टर। अब देखिए हमने सब्जेक्ट के जैसे यूज नहीं किया, हमने सब्जेक्ट के जैसे यूज नहीं किया, हमने ऑब्जेक्ट के जैसे यूज नहीं किया, बट यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है अनलेस। सिर्फ तब तक नहीं कर सकते जब तक उनके जस्ट पहले एक नाउन या प्रोनाउन ना आया हो। तो अब हम चलते हैं हमारे चौथे सेंटेंस में, आई माई सेल्फ लाइक हिम। आई माई सेल्फ लाइक हिम, इसके जस्ट पहले क्या यूज हुआ है? प्रोनाउन। समझ आया? तब तक हम सब्जेक्ट के जैसे यूज नहीं कर सकते जब तक उसके सामने कोई नाउन या प्रोनाउन ना आया हो। यहां पे अगर राहुल आई माई सेल्फ विल सी इट होता तो ये सही है, यू योर सेल्फ होता तो ये सही है, बट सामने में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है। इसीलिए सिंपल सा ये रूल कहता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता, एंड किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता। ये चीज आप ध्यान में रखिए।
तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने एग्जाम में आएगा और उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ रहेगा, तो ये 3 रूल्स आपको देखने हैं। कौन कौन से 3 रूल? पहला रूल हमने ये देखा कि जब जो भी एक्शन हो रहा है उसका रिसीवर सब्जेक्ट खुद है, तब क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। चेक। सेकेंड रूल हमने क्या देखा कि कुछ सर्टेन वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी यूज नहीं होता। चेक। थर्ड क्या है? कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, लेकिन किस केस में बना सकते हैं? जब उसके जस्ट पहले वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन हो। मींस बेसिक रूल क्या है कि हम नहीं बना सकते, आपको चेक क्या करना है? उसके जस्ट पहले नाउन प्रोनाउन है या नहीं है। क्लियर? सो ये 3 रूल थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज को लेके। अब चलते हैं रूल नंबर 4 पे, विच इज फॉर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते क्या हैं। तो कुछ वर्ब्स के मैं यहाँ पे नाम बता रहा हूं आपको, उनको आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। अभी के लिए हमारे पास इतने वर्ब्स हैं जिनको टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहा जाता है। वर्ब में हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो वर्ब नहीं है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या है? प्रोनाउन है। तो अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि ये जो सर्टेन वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इनको बोला जाता है, इन्हें कहा जाता है टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम आ जाते हैं वापस अपने रूल पे। तो ये हमको बताता है कि जब प्रोनाउन का है जो सब्जेक्ट है या जो करता है, यानी जो भी एक्शन हो रहा है उसको जो करने वाला है, वो जब प्रोनाउन होता है तो टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा। काफी डिफिकल्ट साउंड कर रहा है तो थोड़ा इजी कर देते हैं। इसमें इजी करने के लिए हमको चलना पड़ेगा सेंटेंस के पास। अब हमारा सेंटेंस है, इट इज मी हु हैव ब्रॉट यू होम। देखिए बोलने पे बहुत अच्छा लग रहा है सेंटेंस कि हाँ वह मैं हूं जिसने तुम्हारे लिए घर खरीदा, बट रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? यहां पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मींस कॉम्प्लीमेंट जो है, जो काम कर रहा है वो कौन है? घर किसके लिए खरीदा जा रहा है? तुम्हारे लिए। एक और सेंटेंस देखते हैं, वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू? क्या वह तुम थी, क्या वह थी जिसने ये सारा काम तुम्हारे लिए किया? अगेन प्रोनाउन। इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। अब देखिए यहां पे कॉमन इन तीनों में क्या है? तीनों में जो एक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? प्रोनाउन के लिए हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट कौन है? जब कार्य करने वाला प्रोनाउन हो, कार्य कर कौन रहा है? अब देखिए काम कर कौन रहा है? काम मैं कर रहा हूं, काम वो कर रही है, काम हम कर रहे हैं। यहां पे किसी का नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं है, यहां पे सब प्रोनाउन के फॉर्म में यूज हुए हैं। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें काम को करने वाला प्रोनाउन हो जाता है, तब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। तो अब देखिए यहां पे इज कहां पे आया है? ये रहा। मी है, मी कौन सा केस है? मी ऑब्जेक्टिव केस है। रूल के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्टिव केस यूज करना है, तो मी की जगह हम क्या यूज करेंगे? आई। बोलने में अब ये अजीब लगेगा, इट इज आई हु हैव ब्रॉट यू होम, बट नहीं, रूल के अकॉर्डिंग यही करेक्ट है। एंड यहां पे कैच आता है जब हम एग्जाम में फंसते हैं, तो ये सारे रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू? वॉज इट हर? अब देखिए इज, एम, आर, यहां पे आया वॉज। वॉज के बाद का वर्ब कौन सा है? वॉज के बाद का प्रोनाउन कौन सा है? हर। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में है। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव यूज करना है, ये हो जाएगा शी। वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू? इट विल बी अस हु विल बाय अ न्यू हाउस। अब देखिए कौन सा है हमारा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब? इट विल बी, ये हमारा टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद का प्रोनाउन कौन सा है? नियरेस्ट प्रोनाउन अस। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव में होना चाहिए, अस की जगह हम यूज करेंगे वी। क्लियर? सो इस तरीके से इस रूल का कहना सिर्फ ये है कि जब भी काम को करने वाला प्रोनाउन हो,
तब हमको इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग के बाद आने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में यूज करना है। ठीक है, ये छोटा सा बहुत ही सिंपल सा ये रूल है, इसको भी आप कर लीजिए नोट। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ रूल पे। गुड मैनर्स रिक्वायर दैट द ऑर्डर सिंगुलर प्रोनाउंस शुड बी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है प्रोनाउन के यूज करने का, बट अगर हमको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, गुड मैनर में बोलनी है, एग्जाम में नंबर लाने हैं, तो हमको ऐसा यूज करना है। ओके, ये जरूरी नहीं कि ऐसा यूज करते हैं, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कुछ भी कर सकते हैं इस रूल के साथ, बट अगर ग्रामर का एग्जाम है, अगर एग्जाम में पूछता है इंग्लिश ग्रामर है, तो हमें ऐसे यूज करना है। सो व्हाट इज द वर्ब? अब ये किस केस में आता है? जब हमारे पास मल्टीपल पर्सन होते हैं। क्लियर? अब ये हमारा केस तब यूज होगा जब हमारे पास मल्टीपल प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन वगैरह को छोड़िए, रूल क्या बोलता है, हम चलते हैं सेंटेंस पे। आई एंड यू विल अटेंड वेडिंग टुमारो। अब देखिए, ये ऑर्डर आप ध्यान रख लीजिए, ऑर्डर क्या कहता है, 2 3 1। 2 3 1 रूल भी इसको नाम दे सकते हैं, ये हमारा रूल है 2 3 1 रूल। आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो। आई यहां पे कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, यू कौन सा है, सेकेंड पर्सन है। क्या ये सीक्वेंस सही है? बिल्कुल नहीं। तो ये होना क्या चाहिए, यू एंड आई। क्लियर? सो जब भी हमारे पास मल्टीपल प्रोनाउंस हो, यहां पे हमारे पास दो प्रोनाउन है ना, एक आई है एक यू है, दोनों अलग अलग पर्सन में है। अब सेकंड क्या है, ही एंड यू विल शेयर द मैंगोज। पहले 3 आया फिर 2 आया, ही क्या है, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, थर्ड पर्सन है। बट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमको सेकंड को पहले रखना है, थर्ड को बाद में रखना है। तो ही क्या हो जाएगा, थर्ड, देन यू। गलत है सेंटेंस पे, ओके सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। रूल के अकॉर्डिंग सेकंड को पहले आना चाहिए, थर्ड को बाद में आना चाहिए। सो ये सेंटेंस क्या बनेगा, ही की जगह आएगा यू एंड यू की जगह आएगा ही। यू एंड ही विल शेयर द मैंगोस। क्लियर? अब बाकी 3 जो हमारे सेंटेंसेस है, सबको तो मैं करता नहीं, कुछ आप भी करिए। काफी इजी सा रूल है, ये कोई टफ रूल नहीं था, ये बिल्कुल भी टफ रूल नहीं था। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपको ये तो आ गया होगा अब तक कि सब्जेक्ट पर्सन पहचाने कैसे। ओके, चलिए मैं चेक ही कर लेता हूं कि पर्सन पहचानना कैसे है। अभी तुरंत वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है, कौन सा थर्ड पर्सन है, और फिर ये सेंटेंस क्या बन जाएगा। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क भी नहीं, ये क्लास वर्क है। अभी इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कमेंट कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, बाकी दोनों भी आपके लिए होमवर्क है। रूल नंबर 7, अ नाउन और प्रोनाउन इन द पजेसिव केस। अब याद आया आपको पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस इज समथिंग विच शोज पोजेशन। अब पोजेशन मतलब क्या हो गया, अपॉस्ट्रोफ एस, या फिर ऑफ के फॉर्म में लिखना। मटेरियल जब होंगे तब हमको अपॉस्ट्रोफ एस यूज नहीं करना है, हम ऑफ के फॉर्म में यूज कर देते हैं। बट जब कोई पर्सन है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये पेन, दिस इज अभ्युदय पेन, तो मैंने अपने नाम के आगे अपॉस्ट्रोफ एस लगाया। ये कैमरा, दिस इज कैनन्स कैमरा, अब कैनन एक प्रॉपर नाउन है, हमने अपॉस्ट्रोफ एस लगाया। क्लियर? सो a noun or pronoun in possessive case should not be used sometimes with the noun such as। अब क्या है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन पजेसिव केस में है तो वो इस टाइप के नाउन्स के साथ नहीं यूज किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, आई बेग योर फेवर प्लीज, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। क्लियर? अब यहां पे हमने क्या यूज नहीं किया, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। ऑफ यू हमने किया, शी डिड मेक मेंशन ऑफ योर्स नहीं किया। क्यों? जो इस टाइप के नाउन से, तो ये तो रूल ही नहीं हुआ यार, ये तो आपको वर्ड्स याद करने हैं और बस ये देखना है कि इनके साथ प्रोनाउन का पजेसिव केस नहीं यूज करना है। और नाउन और प्रोनाउन इन द पजेसिव केस शुड नॉट बी यूज समटाइम्स विद द नाउन सच एज ये। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, समटाइम्स लिख दिया, तो एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट रिस्क नहीं लेना है। छोटा सा रूल है, ये वर्ड याद कर लो और इसके साथ पजेसिव केस यूज मत करना। तो ये तो कोई रूल ही नहीं हुआ है, तो बस कुछ छोटा सा
फैक्ट था। वी डोंट यूज नाउन आफ्टर पॉजेसिव केस ऑफ अ नाउन। दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, दिस शर्ट इज योर्स, दिस इज योर शर्ट। अब इस रूल का क्या कहना है, हम नाउन नहीं यूज कर सकते किसी नाउन के पॉजेसिव केस के बाद। संज्ञा के पॉजेसिव केस के बाद हम संज्ञा का यूज नहीं करते। द बुक इज माइन, अब देखिए, दिस इज माई बुक, दिस शर्ट इज योर्स, दिस इज योर शर्ट। मतलब क्या हुआ, यहीं पे अंतर वो पता चला जो हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन वाला हमने लास्ट में एक चार्ट देखा था। यू, योर एंड योर्स, मी एंड माइन और हर एंड हर्स, ये वाले जो हमने वर्ड देखे थे ये हमने पॉजेसिव केस में देखे थे। एक था पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक था पॉजेसिव प्रोनाउन। यहां पे उसका यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, द बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। अब इन दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस देखिए। माइन यहां पे कौन से केस में है, यहां पे पॉजेसिव केस में है। माई किस केस में है, माई यहां पे क्या है, माई भी पॉजेसिव केस में है, बट ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। दैट्स द डिफरेंस। ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। अगर किसी ने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा तो शायद उन्हें याद आ रहा होगा, बट एक बार मैं आपको रिविजिट करा देता हूं वो रूल। सी यहां पे देखिए, पॉजेसिव केस, ओके ये तो नॉर्मल है। हमने एक चार्ट देखा था जिसमें हमने एडजेक्ट, ये रहा माई एंड माइन, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। योर, योर्स, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। क्लियर? सो ये यहां पे यूज हो रहा है। एंड उसका कहना ये है कि हम कभी भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पॉजेसिव केस के बाद नाउन का यूज नहीं कर सकते। तो अब यहां पे देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं इस सेंटेंस को, कैसा लिखूं, दिस इज माइन बुक। सब यहां पे देखिए, पॉजेसिव केस के बाद मैंने क्या यूज कर दिया, नाउन। सो ये सेंटेंस यहां पे गलत हो गया। बट अगर मुझे माई के बाद यूज करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसके केस को चेंज कर दूंगा। मींस मैं प्रोनाउन से इसको कन्वर्ट कर दूंगा एडजेक्टिव में। क्लियर? दिस शर्ट इज योर्स, दिस इज योर्स शर्ट गलत है क्योंकि हम पॉजेसिव केस के बाद एक नाउन यूज कर रहे हैं। दिस इज योर शर्ट, ये सही है क्योंकि हम पॉजेसिव केस के बाद नाउन यूज कर रहे हैं, बट वो पॉजेसिव केस वाला प्रोनाउन नहीं, वो पॉजेसिव केस वाला एडजेक्टिव है। तो कैच बस यहीं पे है कि अगर पॉजेसिव नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो हमको उसको सेंटेंस के लास्ट में रखना है, बस दैट्स इट। तो यहां पे एक बार रूल में यहां पे आपको मैं बता देता हूं फिर से, जो हमने देखा था अपना चार्ट। ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो आएंगे जब भी, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होंगे। आप कभी भी इसको नोटिस करिएगा, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होंगे। क्लियर? इनके बाद हम नाउन नहीं यूज कर सकते, इनके बाद हम नाउन नहीं यूज कर सकते। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव जो भी आए उसकी बात हम नहीं कर रहे, इनके बाद हम नाउन नहीं यूज कर सकते। क्लियर? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पे। ये सारे रूल्स आप नोट करते जाइए। रूल नंबर 9, आइदर, नाइदर, ईच अदर आर यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। Anyone, none, one another are used while referring to more than two persons or thing। ये काफी आप लोगों में डाउट आया रहा होगा जब मैं लास्ट में आपको नाउन के टाइप्स पढ़ा रहा था और इस टाइप के नाउन प्रोनाउंस आए थे, तो कई लोगों के माइंड में डाउट पक्का आया रहा होगा। तो यहाँ पे वो डाउट क्लियर होने वाला है। इसका कहना है जब भी आइदर, नाइदर या ईच अदर टाइप के प्रोनाउंस आए तब हमको ये यूज करना है जब दो लोगों के बारे में बात हो रही हो, दो लोग या दो वस्तुओं के बारे में बात हो रही हो, टू थिंग्स के बारे में बात हो रहा हो। बट जब एनी वन, नन और वन अनदर आए तब हमको समझ जाना है कि दो से ज्यादा है, दो भी नहीं, दो से ज्यादा है। एक वाला तो केस ही नहीं है। अगर आइदर, नाइदर या ईच अदर आए मतलब दो आदमी या दो चीजें हैं। अगर एनी वन, नन, वन अनदर आए मतलब दो से ज्यादा आदमी या चीजें हैं। एक बार हम सेंटेंस देख लेते हैं। इंडियंस शुड नेवर फाइट विथ ईच अदर। क्लियर? इंडियंस शुड नेवर फाइट विथ ईच अदर। अब इंडियंस क्या यहां पे सिर्फ दो हैं? नहीं, इंडियंस क्या है, मोर देन टू है। तो यहां पे ईच अदर की जगह क्या आ जाना चाहिए, यहां पे आना चाहिए वन अनदर।
क्लियर? वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, एनी वन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। आंख कितने हो गए एक आदमी के पास? 2, मतलब 2 के बारे में बात हो रही है, तो एनी वन की क्या जरूरत? एनी वन की जगह पे यहां क्या आएगा? आइदर। उसकी कोई सी एक आंख जो है वो क्या है? डिफेक्टिव है। बाकी तो आपके लिए होमवर्क। क्लियर? इजी से रूल्स हैं। यूज ऑफ बोथ। अब पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने बोथ को छोड़ा था। बोथ शुड बी फॉलोड बाई एंड नॉट बाई एज वेल एज। नेगेटिव इज अवॉइडेड विद बोथ। अब यहां पे एक साथ 2 रूल हमारा जुड़ा हुआ है कि बोथ हमेशा एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड यूज होगा, ठीक है? एज वेल एज हमको यूज नहीं करना है। और दूसरी चीज है, बोथ के साथ हमको नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर, ये नहीं होगा। बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज टुमारो। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर, यहां पे हमको बोथ नहीं यूज करना है। नन ऑफ देम आर गोइंग देयर। सो सेंटेंस को मैंने आपको बताया, एनडीए में क्वेश्चन होता है सेंटेंस को ब्यूटीफाई करने वाला। उसमें हमको सेंटेंस को थोड़ा ठीक करना है। उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम इसी तरीके से करेंगे। वहां पे आपको एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। सो ग्रामेटिकली बोथ के साथ नेगेटिव यूज करना गलत है, सुटेबल नहीं है। तो हमको क्या करना है? उसको चेंज करके ऐसा वर्ड डालना है जिससे बोथ रिप्लेस हो जाए। सो ये क्या होता है? बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर की जगह हम क्या यूज करेंगे? नन ऑफ देम आर गोइंग देयर। वो दोनों वहां नहीं जा रहे हैं, वो दोनों वहां नहीं जा रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारा रूल नंबर 10। अब आता है नेक्स्ट रूल, which is used in place of who when we are referring to a choice between 2 or more than 2 things or person। अब देखिए, who की जगह which यूज करा जाएगा कब? जब हम 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में चॉइस की बात कर रहे हो। एक बार फिर सेंटेंस हम देखते हैं। ऑफ द 2 सिस्टर्स हु इज द मोर इंटेलिजेंट। अब ये यहां पे गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हम यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में चॉइस की बात कर रहे हैं। मतलब किसी से पूछा जाए कि इन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ऑब्वियसली हम 2 में से किसी एक को चुनने की बात कर रहे हैं। वही केस इस सेंटेंस में आया, तो यहां पे हमको हु नहीं यूज करना है। जब भी ऐसा केस आए कि हमको 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में चूज करने का ऑप्शन मिले, तब हमको हु की जगह विच यूज करना है। तो यहां पे क्या आएगा? विच। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द 2 सिस्टर्स विच इज द मोर इंटेलिजेंट। Who is your father in the crowd? नहीं, which is your father in their crowd। बहुत सारे लोगों में से सेलेक्ट करने की बात कर रही है। Who is better of the 2 dancers in our society? नहीं, which is better of the 2 dancers in our society। क्लियर? सो ये हमारा एक छोटा सा रूल था, कोई टफ रूल था नहीं। रूल नंबर 12, द यूज ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। There was none but wept, there is no country but is corrupt। So ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल है। बट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे यूज करते हैं रिलेट करने के लिए, कब? जब वहां पे नेगेटिव वर्ड आया हो। There was none but wept, there is no country but is corrupt। ये एक्चुअली ग्रामर का रूल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का रूल है, जो कि हमको अभी नहीं करना है। बाद में हम देखेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेनली जो रिटन सेक्शन होता है ग्रामर का, जिसमें क्वेश्चन आते हैं कि इनको आप बदल के लिखिए, रिटन एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ज्यादा होता है वो, बट हम एंड में कर लेंगे। बट अभी हम इसको थोड़ा साइड लाइन पे रखते हैं। द यूज ऑफ सेम एज अ प्रोनाउन इज रॉन्ग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम को हम एज अ प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। I shall give you a book and the same is very useful। I shall give you a book। अब यहां पे हम बुक के लिए ये जो सेम यूज हुआ है, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है बुक के लिए, बट रूल के अकॉर्डिंग सेम को हम एज अ प्रोनाउन नहीं यूज कर सकते। तो यहां पे क्या आना चाहिए? I shall give you a book and that is very useful। सेम को हम एज अ प्रोनाउन कभी यूज नहीं कर सकते, इसकी जगह हमको दूसरा कुछ यूज करना होगा। He bought a house and is living in the same house। He bought a house and is living in that। क्लियर? अब देखिए, in the same house, अब प्रोनाउन यूज नहीं किया हमने, सेम हाउस यहां पे सही है, बट अगर हाउस को हम यहां से हटा दें तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा।
तो ये था हमारा एक और छोटा सा रूल कि हम सेम को एज अ प्रोनाउन कभी यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे रूल्स हमारे एंड होते हैं एंड अब हम करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सो पहला क्वेश्चन हमारा है, शी लिव्स इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ द हाउस एंड शी हैज टू कम डाउन क्वाइट ऑफन। ओके ओके ओके, इस पेज को लीव करते हैं, ये आर्टिकल्स में से क्वेश्चंस यहां पे आ गए हैं, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का नहीं है। यहां से चालू होता है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही बाथ हिमसेल्फ इन अ रिवर। कोई एरर है क्या? बात के साथ हमें क्या यूज नहीं करना है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना है। सो इस पार्ट में हमारा क्या है? एरर है। एंड देखिए यही पैटर्न है, इसी पैटर्न में एनडीए का क्वेश्चन आएगा। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको कई सारे पार्ट्स में तोड़ दिया जाएगा एंड पूछा जाएगा किस पार्ट में एरर है। क्लियर? सो ऐसा ही क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है। इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, या नो एरर। बोथ ऑफ देम विल नॉट refute the charges, no error. He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help, no error. Was it me who had to face the music, no error. ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, तो एक बार खुद से आप सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप खुद से सॉल्व कर सकें, बाकी हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी इसी क्वेश्चन से एंड किया, was it me, was it I, he, you and I, ये तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। both of them will not refute, अभी हमने यहां पे देखा कि हमें बोथ के साथ नेगेटिव नहीं यूज करना है, तो यहां पे हमारा इस पार्ट में एरर है, हमारा यहां पे ए पार्ट में एरर है। इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है। क्यों लग रहा है? देखिए सबसे पहले हमको जो हमने रूल्स देखे वो हम देखते हैं। इफ यू वांट दिस जॉब, कोई यहां पे समझ आ रहा है? नहीं। यू विल नीड हिज फेवर, क्लियर? अब देखिए हमने एक रूल पढ़ा था जस्ट अभी कि कुछ वर्ड्स के साथ, ये कुछ वर्ड्स के साथ हम क्या नहीं कर सकते? पॉजेसिव केस यूज नहीं कर सकते। हिज जो है हमारा वो क्या है? पॉजेसिव केस में है, एंड फेवर के साथ हम उसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर? सो एरर हमारा यहां पे है। सो अगर आपको वहां पे वो रूल याद होता, आप में से कई सारे लोगों को वो रूल याद रहा होगा तो आपने सॉल्व कर लिया। जिनको नहीं था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, रूल को नोट करते चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the road whose inauguration was done by the president. यह वही रोड है जिसका इनॉग्यूरेशन प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया था। This is the road, पार्ट में एक पार्ट को आप देखिए। This is the road, ठीक है, सही है। द यूज किया है, इनफैक्ट आर्टिकल भी यहां पे, तो इसमें कहीं पे एरर है नहीं। Whose inauguration was done by the president, was done by the president, ये भी सही है। मतलब या तो अब इस सेंटेंस में होना चाहिए नो एरर, या फिर इस सेंटेंस में होना चाहिए whose inauguration। अब देखिए whose inauguration में हमको यहां पे क्या दिख रहा है कि सेम रूल फिर से हमको अप्लाई करना है। कौन सा सेम रूल? एक बार फिर पीछे चलते हैं। सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। ओके, यहां पे वो वर्ड नहीं है, बट एक और वर्ड वहां पे आप ऐड कर लीजिए कि इनॉग्यूरेशन के साथ भी नहीं, सॉरी, यहां पे मैं भी इस क्वेश्चन में फंस गया। हमने यहां पे पढ़ा है कि जब भी कई सारे में से हमको सेलेक्ट करना हो तब हम क्या करते हैं? हु नहीं, विच यूज करते हैं। तो हमको यहां पे हु नहीं यूज करना है, हमको यहां पे विच यूज करना है। ओके, दिस वाज अ वेरी गुड वन, वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहां पे क्या है? इनॉग्यूरेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? कई सारी सड़कें वहां पे है, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर रहे हैं। किस वाली को सेलेक्ट कर रहे हैं? जिसका इनॉग्यूरेशन प्रेसिडेंट ने किया है। तो कई सारे में से एक को सेलेक्ट करने वाला केस आया, तो यहां पे हु की जगह विच यूज होगा। तो एरर तो पता चल गया, बट अब इसको चेंज कैसे करेंगे? दिस इज द रोड इनॉग्यूरेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। इस तरीके से हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो यहां पे था सेकेंड पार्ट।
मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, यहां पे है एरर, हु। क्लियर? कौन सा एरर है? हमको सब्जेक्टिव केस यूज करना है। फिर से आप एक बार रूल चेक कर लीजिए अपने, अगर नोट्स में आपने लिखा है तो। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 years. A good friend of me has been in London for 20 years. अगेन यहां पे सेकेंड पार्ट में एरर है, यहां पे मी नहीं आया। क्लियर? आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। यहां पे हमको अवेल दिख ही गया, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर। क्या यूज करते हैं हम इनके साथ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। क्लियर? जॉन एंड जॉन, आई फिर से ये मैं करने नहीं वाला। सबसे इजी रूल अगर आज हमने पढ़ा है तो वो था 2-3-1 रूल। क्लियर? सो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे क्लियर हो गए। चलिए ये पेज आपके लिए होमवर्क, एंड ये क्वेश्चन हम एक बार कर लेते हैं खुद से, देन हम स्टार्ट करेंगे वर्ब। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, वरना फिर ये वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। He and myself alone will complete this work because we don't need the help of anyone. He and myself. Clear? He and I. 2-3-1 rule, 3 and 1. Was it him who gave money to buy new books? Was it him who gave money to buy new books? यहां पे him कैसे आ सकता है? Was it he? Both he as well as I are going to Delhi tomorrow to buy new motorbike. Both he as well as I are going to Delhi tomorrow to buy new motorbike. यहां पे क्या एरर है बताना है आपको। Which we saw surprised all and one present at the function. कैंसिल करो ये सेंटेंस, टाइपिंग मिस्टेक है। She is the woman who I know you can always rely upon. She is the woman who I know you can always rely upon. अब who वाला हमने एक रूल पढ़ा था। कौन सा रूल पढ़ा था? कि जब सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है तब हमको हो की जगह विथ यूज करना है। सेम एरर यहां पे है। तो देखिए ओवरऑल जब हम देखें रूल्स को, हमको क्या पता चला? प्रोनाउन में मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 सेट्स ऑफ रूल्स हैं जिनको हमको करने हैं। अब यहां पे अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हम पिछले 2 पेज की स्टार्टिंग में किए वो थे एनडीए के पीवाईक्यूज। ओके, सो टफ नहीं आता है, आपको बस फोकस के साथ कंसिस्टेंटली करना है। कोई ऐसा टफ चीज नहीं आता है। अभी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो मैं अभी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। वर्ब में हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जो होमवर्क्स मैंने आपको दिए उसको करिएगा जरूर, और जो कमेंट करने बोला था वो तो मिल जाना चाहिए। कमेंट, सारे कमेंट में चेक करता हूं। सो आज के वीडियो में इतना ही था। काफी यूजफुल वीडियो थी। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे। एंड कंसर्न है कि करंट अफेयर्स की वीडियो कब से आएंगे, तो कल से या मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 days हमारा करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। एंड जब वो एक बार शुरू हो जाए, क्योंकि नोट्स बनाने पड़ते हैं उसमें, तो थोड़ा, क्योंकि हम गलत फैक्ट आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते, बट एक बार वो शुरू हो जाएगा फिर वो चलता रहेगा। सो सारी तैयारी तो यहाँ हो ही रही है, बस आपको अब अपने तरफ से मेहनत करना है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।